यार मैं 9th में भी गिर गया, 10th में भी गिर गया, 11th में भी अभी बेस्ट बैच में नहीं हूँ। एंड वहाँ पर सब सारे बच्चे बात कर रहे थे कि जो लोग टॉप बैच में है ना, वही सिर्फ आते हैं टॉप 1000s में। जो मॉक टेस्ट होते थे 9th में, मैं उसमें सबसे लास्ट आता था पूरे एक भुवनेश्वर जैसे सेंटर में, जहाँ पर कुल मिला के कुछ 500 बच्चे होंगे, उसमें मैं लास्ट आ रहा था। और यहाँ जेई मेंस जो है, इसमें तो 13 लाख के बच्चे होते हैं। आता तो आपको सब कुछ है, एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं है आपकी। वो पता है क्यों है? रिविजन जब कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे ही बस नोट्स खोल के रिवाइज कर रहे हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। दैट इज नॉट हाउ टॉपर्स डू अ रिविजन। ये जो 2024 आ रहा है अभी, जो शुरू हो चुका है, आपके लिए गेम चेंजर होगा। आप जिस भी पोजीशन में हो ना, सीरियस हो जाओ। ये वक्त का जलवा है अजीब, कभी तुमसे है जुदा तो कभी करीब, इसमें रह के देखो एक बार, करवट में पलट जाए तेरा नसीब। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन आ गया आज जोश टॉक्स में। तो यारों, मैंने भी जेई क्रैक किया था 2016 में। एंड मैं आजकल माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैं आज आया हूँ जोश टॉक्स में अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, ये समझाने के लिए कि मेरा जर्नी कितना डिफरेंट था और मेरा मेरा जर्नी आपको कैसे इंस्पायर कर सकता है। एंड आप एक्चुअली में मेरे जर्नी को फॉलो करके आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्य महापात्र। एंड मेरी जो जर्नी है, मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरे अच्छे तरीके से कि ये जो जेई है ना, ये एक चक्रव्यूह है। एंड इसमें पता है अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु है वो सारे कैंडिडेट्स जो हर साल आते हैं जेई देने के लिए। सब जैसे ही 9th 10th 11th 12th होता है, किसी ना किसी पॉइंट पे सब लोगों को पता चलता है कि अच्छा, टू गेट इनटू एन आईआईटी, टू गेट इनटू एन एनआईटी, आपको जेई देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे सब लोग अभिमन्यु बन जाते हैं और सब लोग, ये जो पूरा वॉर चल रहा है ना जेई का, सब लोग इस पे कूद जाते हैं। एंड जैसे ही लोग जेई में एंटर करते हैं, सब लोग स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स स्टडी फिजिक्स, लेट्स स्टडी केमिस्ट्री, लेट्स स्टडी मैथ्स। बट यार पता है, सब चले तो जाते हैं चक्रव्यूह में, बट निकल कोई लोग पाते हैं। एंड जो लोग निकलते हैं वो बन जाते हैं आईआईटियंस, वो बन जाते हैं एनआईटियंस। तो ये जो चक्रव्यूह है, मेरा कैसे शुरू हुआ था, आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी कि मेरे को 9th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि आईआईटी में जाते कैसे हैं। क्योंकि मैं जिस टाइम पे था, जैसे 2016 एरा, 2014 वाला एरा, उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था यूट्यूब पे कि हाउ डू यू एक्चुअली गेट इनटू एन आईआईटी, हाउ डू यू एक्चुअली गेट इनटू एन एनआईटी। तो मेरे टाइम पे मैं तो ऐसे ही लाइक दोस्तों के साथ शाम बचता था तो मैं जाता था खेलने के लिए। एंड मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में भी मैं था। पहले मैं आईसीएसई में था क्लास 6 तक, फिर मैं आईजीसीएसई में था, फिर मैं फाइनली सीबीएसई में आया था क्लास 9th में। तो 9th में तो मेरे खुद के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सीबीएसई क्या है, क्योंकि मैंने तो आईसीएसई पढ़ा था, जीसीएसई पढ़ा था, सीबीएसई में थोड़ा डिफरेंट सिलेबस था। तो मेरा 9th तो पूरा ऐसे ही चला गया कि मतलब सीबीएसई को अंडरस्टैंड करो, कैसे स्कूल में ही मेरे मार्क्स नहीं आते थे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता था कि होमवर्क कैसे करना है। मेरे लिए होमवर्क ही इतना बड़ा ऑब्स्टिकल था और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि जो बच्चा ऑब्स्टिकल्स होमवर्क जैसे क्लियर नहीं कर पा रहा, वो कैसे क्लियर करने वाला है जेईई। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। मेरा जो एक अच्छा पर्सनैलिटी था वो था कि अगर मेरे को कोई एक अच्छा स्टूडेंट मिलता था, मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम बिता के बात करता था, मिलता था और पूछता था उससे कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे कैसे हो? मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछता था, बट मैं ऑब्ज़र्व करता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंट क्या कर रहे हैं। तो इसी के चलते-चलते मेरे को पता चला कि फिटजी जॉइन कर सकते हैं और मैंने 9th पे बिल्कुल भी ऑनलाइन कोचिंग का तो कोई सुविधा ही नहीं थी। तो मैंने जॉइन किया था एक ऑफलाइन सेंटर फिटजी का, फिटजी भुवनेश्वर में। और 9th में जैसे ही मैंने बोला, मेरा तो सीबीएसई वाला ऑब्स्टिकल ही चल रहा था। तो मेरा तो काफ़ी टाइम चला गया यही एक तो सीबीएसई समझने पे, और मेरे लिए कोचिंग वाला एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी नया था। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ के बच्चों को देखता था कि ये इनकी सारी सिलेबस कंप्लीट कैसे हो रही है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो मॉक टेस्ट होते थे 9th में, मैं उसमें सबसे लास्ट आता था पूरे एक भुवनेश्वर जैसे सेंटर में, जहाँ पर कुल मिला के कुछ 500 बच्चे होंगे, उसमें मैं लास्ट आ रहा था। और यहाँ जेईई मेंस जो है, इसमें तो 13 लाख के बच्चे होते हैं, जेईई एडवांस में भी 2-2 लाख के बच्चे होते हैं। तो 9th फिर ऐसे ही बीत गया। एंड लेकिन मैं सबको वही बोलता हूँ कि अगर आपका 9th भी खराब हो गया, 10th भी खराब हो गया, तो क्या हो गया यार? आपके पास अभी भी पूरा जर्नी है फाइट करने के लिए। और मैं इस पे बहुत बिलीव करता था। मेरा 9th खराब हुआ था, लेकिन मैंने उससे बहुत लर्निंग्स ली थी।
और इन लर्निंग्स को बैठ के मैंने जो जो समर वेकेशन होता है ना 9th और 10th में, इसमें मैंने सोचा कि ऐसा क्या करा जाए डिफरेंट, क्योंकि मेरे को पता थी कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन वो कैपेबिलिटी को एक एक्शन प्लान में कैसे बदलना है वो मैंने सोचा पहले। तो 10th होते ही मेरा सीबीएसई तो कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब 9th में इतना टाइम स्पेंड किया था कुछ तो आउटकम निकलना ही था, और ये आप सब लोगों के साथ भी होता है, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करोगे आउटकम तो कुछ निकलेगा ही। तो 10th जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने फर्स्ट प्लान बनाया कि अभी फिटजी में ना सबको पीछे छोड़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भाई बैंगलोर से आया हूँ, 6 स्टैंडर्ड्स मैंने आईसीएसई में पढ़ा है, आईजीसीएसई पढ़ा है, कुछ तो मेरे को डिफरेंट करना पड़ेगा। तो 10th में मैंने सबसे पहले शुरू किया कि जो फिटजी के क्लासेस थे मैंने अच्छे से अटेंड किए। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक-एक कदम लेके एक-एक चीज़ को ठीक किया। मैंने बोला कि जैसे मेरे को फिज़िक्स थोड़ा-सा कन्वीनिएंट लगता था, तो मैं फिज़िक्स सबसे ज़्यादा पढ़ता था। मैथ्स मेरा थोड़ा-सा वीक पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम हम मैथ्स पे स्पेंड करते हैं। ऐसा चलता रहा, एंड उस साल आप अगर देखोगे कभी नेट में तो 2014 में एनटीएससी पहली बार के लिए ना 10th में हो रहा था, और मैं तो बहुत खुश था। मैंने बोला कि अच्छा मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो बहुत अच्छा है, एंड इसमें मैं ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम प्लान करके जाते हैं एंड ऐसा होता नहीं है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एनटीएससी का जो स्टेज 1 था, मेरा कुछ 5 मार्क्स से रह गया था, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ सोशल स्टडीज़। बट ठीक है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो बिना सोशल स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाके के भी क्लियर कर गए थे। तो मेरे को वो थोड़ा-सा खराब लगा कि मेरे से एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ, एंड 9th में भी मैंने इतना कुछ अच्छा नहीं किया था, और वहाँ पर फिटजी में जो 9th और 10th के बच्चे थे वो मेरे से माइलस्टोन्स अहेड थे। बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी, एंड फाइनली 10th में मेरे को एक अच्छी न्यूज़ मिली। फिटजी का एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 160 आई, एंड उससे मेरे को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड नाउ आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू समथिंग। एंड पता है 9th-10th के बाद वंस यू ट्रांज़िशन इंटू 11th क्लास, 11th क्लास में एक अलग ही मेरे को जोश था, क्योंकि मेरे को पता था कि 9th-10th के सिलेबस तो आईआईटी पूछने नहीं वाला, ना कि जेईई मेंस पूछने वाला है। तो मैंने सोचा कि 11th से ना एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, पूरा फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ अच्छे से करेंगे, पूरा अपना शेड्यूल सही रखेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पूरे दिन मेहनत करेंगे, एंड इसी जोश के साथ मैंने शुरू कर दिया 11th, एंड बिलीव मी द एक्शन प्लान वर्कड। 11th में मैं जैसे ही आया, क्योंकि मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में अच्छी थी, इसलिए मेरे को एक अच्छा बैच मिला। फिर से मैंने देखा कि दिल्ली में आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में जो क्वालिटी ऑफ बच्चे होते हैं वो एकदम टॉप नॉच होते हैं। तो जैसे ही मैं आया दिल्ली, मैंने देखा कि यार मैं फिर से नीचे गिर गया, एंड लोगों को लगता होगा यार हम हमेशा नीचे ही गिरे जा रहे हैं, नीचे गिरे जा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पता है जो लोग नीचे भी गिरते हैं ना, नीचे गिरने के बाद ही आप लोगों को पता चलता है कि ऊपर कैसे उठना है, क्योंकि जो बंदा नीचे ही नहीं गिरा उसको पता ही क्या है कि ऊपर कैसे जाना है। क्योंकि मेरे को तब तक पता था कि मेरी गलतियाँ क्या थी। तो मैं 11th पूरा ऐसे ही स्पेंड करता रहा, और एक रीशफलिंग टेस्ट हुआ, एंड एज़ यूजुअल सिंस मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं फर्स्ट बैच से सेकंड बेस्ट बैच में गिर गया, एंड मेरे को फिर से वही थोड़ी-सी निराशा हुई, कि यार मैं 9th में भी गिर गया, 10th में भी गिर गया, 11th में भी अभी बेस्ट बैच में नहीं हुआ, एंड वहाँ पर सब सारे बच्चे बात कर रहे थे कि जो लोग टॉप बैच में है ना, वही सिर्फ आते हैं टॉप थाउज़ेंड्स में। एंड उस टाइम पे टॉप 1000 आईआईटीज़ में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सीएस का डिमांड चल रहा था एंड सबको टॉप 1000 में आना था। तो मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गया था, बट फिर मैंने वही सोचा कि यार ठीक है, सेकंड बेस्ट बैच में हूँ, सब लोग बोल रहे थे यार सेकंड बेस्ट बैच वालों का कुछ नहीं होता। बट मेरे को विश्वास था कि नहीं, मैं करूँगा। क्या हो गया? अभी तक किसी ने नहीं किया ना, बट मैं करके दिखाऊँगा। तो मैंने इसी उत्साह के साथ पूरा 11th पूरे अच्छे से पढ़ के दिया मैंने। कुछ केवीपीवाई एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए थे। केवीपीवाई मेरा 11th में क्लियर नहीं हुआ था, बट मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई कि 12th जैसे ही आया, 12th में मैं जो सबसे बेस्ट बैच था, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था अब। तो अब बात करते हैं कि जैसे ही मैं 12th में आ गया, अब मेरा था कि आई एम इन अ गुड बैच। मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, वो भी अच्छी काम कर रही है। बट अभी मेरे अंदर वो एंग्ज़ायटी थी, यार 11th को कैसे रिवाइज़ किया जाए? एंड आई एम श्योर कि जो भी बच्चा अभी 12th में है, चाहे आप किसी भी स्टेट में होगा, आपका सिलेबस 11th का हुआ है, नहीं हुआ है, स्टार्ट तक नहीं किया है, 12th में आए हो, 12th में यू आर अ फ्रेशर, सबको ये एंग्ज़ायटी रहता है कि 11th के सिलेबस का क्या करा जाए? तो मैं जो आपको स्टार्ट में बोला था ना कि ये जेईई एक चक्रव्यूह है,
इसमें पता है आपके जो चक्रव्यूह में जो वॉर चल रहा है, सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आपके? एक है आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी 11th का, 12th का तो ठीक है, 12th का तो आपका फ्रेश है। एक है एक्यूरेसी एंड तीसरा है आपके लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। आप उसको जितना, ये 3 जो है ना, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। बहुत से बच्चे लॉन्ग आवर्स स्टडीज नहीं कर पाते, लोगों का रिवीजन प्लान बहुत ही खराब है, एंड तीसरा एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये मेरे साथ सहमति रखते होंगे कि आता तो आपको सब कुछ है, एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं है आपकी। वो पता है क्यों है? क्योंकि घर पे हम जब रिवीजन करते हैं या स्टडी करते हैं, वो हम ना उसको लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है मेरे से, चाहे वो क्वेश्चन 5 मिनट में हो रहा हो, एग्जाम सेंटर में आपको 3 मिनट में करना है, बट आप चीज़ों को हल्के में लेते हो। तो वही डिफरेंस था जब मैं 12th में टॉप बैच में आ गया था, मेरे चारों तरफ सबसे बेस्ट बच्चे थे, तो मैं उनको देखता था एंड मेरे हिसाब से उस वो जो पूरा लर्निंग था 12th में, दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये था कि मैं सबको फॉलो करूंगा, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखूंगा एंड अपना जो पूरा लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, रिविजन प्लान एंड एक्यूरेसी, इसको जितना हो पाए मैं इंप्रूव करूंगा। तो 12th में मैंने फिर से केवीपीआई दिया था एंड इस बार मेरी केवीपीआई क्लियर भी हो गई एंड मेरी अंडर 1000 रैंक थी केवीपीआई में एंड मेरे दोनों राउंड्स क्लियर हुए थे, मेरे इंटरव्यू भी क्लियर हुए थे एंड रिटन भी क्लियर हुआ था, विच विच सर्व्ड एज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर मी। क्योंकि अब तो मैं बहुत ही हाई होप्स में था कि मैं एक बहुत अच्छा रैंक लेके आने वाला हूँ जेई के लिए। तो इसमें एक चीज़ जो रिवीजन, सिंस मैं बात कर रहा था, रिवीजन के लिए आप लोग एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट कर सकते हो वो है कि जो 11th के सिलेबस होते हैं ना, उसको लास्ट मोमेंट के लिए मत रखो रिवाइज करने के लिए, आप फंस जाओगे, गारंटीड फंसोगे आप। अगर आपको फंसना नहीं है ना, आप ऐसे करो, वीक में एक सैटरडे संडे तो दे ही सकते हो रिवीजन के लिए। कितना ही टाइम जाएगा, 3 घंटा दे दो सैटरडे में, संडे को 4-5 आवर्स दे दो, मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल स्टडीज कर लो। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, अपने जूनियर्स को मैं एडवाइस करता रहता हूँ, वो क्या करते हैं कि अपना 11th सही नहीं हुआ है तो 12th में भी 11th पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका बैकलॉग्स बढ़ते जाता है, तो वो मत करो। 12 जैसा चल रहा है उसको चलने दो, साइड बाय साइड में 11th को पावर अप करो, 11th का रिवीजन करो, 11th को अंडरस्टैंड करो। रिवीजन जब कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे ही बस नोट्स खोल के रिवाइज कर रहे हैं। नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट हाउ टॉपर्स डू अ रिवीजन। रिवीजन करते वक्त यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, आपके जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे उनको उनको पॉलिश करो, कुछ नया सीखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, तभी जाके आपका रिवीजन बनेगा। रिवीजन करते वक्त, जैसे मैं जब रिवाइज करता था, मैं कॉन्सेप्ट्स नोट से नहीं पढ़ता था, ना कि किताब से, मैं प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में फंसता था उसी क्वेश्चन का फिर मैं रिवीजन करता था टॉपिक वाइज। थोड़ा सा मैं बुक से पढ़ता था, थोड़ा पैकेज जो मॉड्यूल्स होते थे उनसे पढ़ता था एंड कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करता था। आप लोग ये थोड़ा सा चेंज करो अपने रिवीजन में एंड इट विल वर्क फॉर यू। तो ऐसा चलता रहा एंड फाइनली 12th में मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। नाउ आई बिलीव्ड दैट आई विल गेट अ गुड रैंक इन जेई। एंड फिर जैसे ही हम आए एंड के तरफ, तो हमारा एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता था, वो शुरू हो गया एंड मेरी सिलेबस सारे कंप्लीटेड थी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। बट पता है, ये जो पूरी टेस्ट सीरीज हुई, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। क्योंकि मेरे मार्क्स तो आते नहीं थे, मेरी रिवीजन अच्छी थी, मेरे को कॉन्सेप्ट सारे आते थे, बट प्रॉब्लम ये था कि जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो डिफिकल्ट आते थे। मेरा एक जो वीकनेस था वो था कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इवन आप लोगों का भी होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते ही हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमें तो ईजी क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि सबको ईजी राउट चाहिए। एंड आप ये याद रखेंगे कि ईजी राउट इज नॉट फॉर टॉपर्स, टॉपर्स नीड टू टेक द टफ रूट। अगर आपको वो अभिमन्यु वाले चक्र से बाहर निकलना है ना, यू विल हैव टू बी अ फाइटर। टफ क्वेश्चन हो, आपको सीखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। आप जितना जल्दी अपने ऑब्स्टिकल्स को अपने हैंड्स में गेन करोगे बैक, एंड आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपके डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उतने ही जल्दी आप सीख जाओगे कि ये जो पूरा चक्रव्यूह है, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इसी के साथ मैं बस वही कहना चाहूँगा कि जो पूरा मैंने अपना जर्नी शेयर किया, मैंने बताया कि कैसे जेईई एक चक्रव्यूह है एंड कैसे क्या रिवाइज करना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो 2024 आ रहा है, अभी जो शुरू हो चुका है, आपके लिए गेम चेंजर होगा। आप जिस भी पोजीशन में हो ना, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, जोश जगाओ अपने अंदर में और आज से करना शुरू करो।
एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जोश टॉक्स का कि आज उन्होंने मेरे को एक मौका दिया अपने पूरे स्टोरी को आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी ना मैं पहुंचाना चाहता था बहुत लोगों के पास। एंड आई थिंक जोश टॉक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू टेल स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक ऐसा सॉन्ग है जो मैंने और मेरे भाई ने कंपोज किया है एंड इट इज़ एन इंस्पिरेशनल सॉन्ग। उसके कुछ लाइन्स में गाऊंगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगेगा। ये स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, यूट्यूब म्यूजिक पे भी अवेलेबल है एंड ये आप सुनोगे तो ज़रूर आप मोटिवेट होगे अपने पूरे जेई के जर्नी में। मेरा जुनू खुदा को तोड़ दे, मेरा करम रास्ते मोड़ दे, बस चलना ही है मेरा हिसाब, ऊंची है मंजिलें और ऊंचे मेरे ख्वाब। हेलो एस्पिरेंट्स, हो सकता है कि शायद हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाए। जोश टॉक्स की फैमिली ने जोश टॉक्स को पिछले 1 साल में कई बार कांटेक्ट करके ये पूछा है कि अगर मैं आईआईटी, एनआईटी या फिर ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और सब कहते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी प्लेसमेंट्स बेस्ट है, तो सच क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी फीस तो खर्च होने ही वाली है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम करेक्ट जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा करियर बन पाए। इसीलिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है। प्लीज़ हम में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपने कॉलेज एडमिशन्स में थोड़ी सी मदद चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जोश टॉक्स हमारा नंबर आगे उन कॉलेजेस को पास ऑन करेगा जो जोश टॉक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। जोश टॉक्स एक बड़े भाई के समान हम सब के साथ खड़ा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।